मनी सप्लाई। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फंक्शन करता है बैंक बाय क्रिएटिंग सम एसेट एंड सम लायबिलिटीज। एसेट जो उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम करके देता है और लायबिलिटीज जो वो आउट गो करता है बाय सम सेविंग्स जो किसी ने डिपॉजिट किया था इन द बैंक। अब हम लोग देखेंगे कि ये मनी सप्लाई में तीन प्लेयर्स हैं पूरी इकोनॉमी में। पहला है सेंट्रल बैंक जो बैंक कैश रिजर्व्स रखता है या मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। दूसरा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो लोग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा बैंक जो ये मनी सप्लाई का सर्विस को प्रोवाइड करता है टू द इंडिविजुअल्स जो उस सिस्टम में के पार्ट है। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि ये तीनों एंटिटीज बैंक, आरबीआई और इकोनॉमिक एंटिटीज कैसे फंक्शन करते हैं और इनका क्या रोल है आपस में, और ओवरऑल मनी सप्लाई इन तीनों के बीच में कैसे काम करती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मनी सप्लाई इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये हम सबको पता है। बैंक्स उसमें इंटरमीडिएटरी के रोल में प्ले करती है। वो कैसे? बैंक आरबीआई और पीपल्स के बीच में काम करती है। जो बैंक जो रेगुलेशन फॉलो करती है वो आरबीआई ही उसको बना के देता है और उसी बेसिस पे वो लेंडिंग करती है टू इट्स कस्टमर और या फिर ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया, या उसमें कॉर्पोरेट बॉडीज भी आ जाएंगे या बिजनेसेस भी आ जाएंगे जो बैंक से लेंडिंग करते हैं। तो जिस रेट पे जितना फ्लूइड और जितना लिक्विड मनी रहेगा उतना इजी होगा लेंड करने के लिए। एक जनरल प्रिंसिपल को हम लोग जानते हैं और इसमें कैसे बैलेंस लगाता है या रिस्ट्रिक्शन लगाता है आरबीआई और उसको बैंक्स कैसे फॉलो करती है, इसके बाद लेक्चर में हम समझेंगे। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज समझने वाला है कि ये तो रिलेशनशिप हो गया बिटवीन आरबीआई एंड बैंक और उससे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग बैंक के कस्टमर्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाला है कि बैंक दो लोगों के बीच में भी एक इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करती है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ प्रॉफिट है या कोई इनकम है, उसको मुझे कहीं ना कहीं जमा करना है, तो मैं एक बैंक के पास जाऊंगा जमा करने के लिए और इवेंचुअली बैंक के पास कोई आएगा टू बोरो सम मनी, तो वो मेरा पैसा का एक पार्ट उठा के उसको दे देगा टू लेंड दैट मनी। अगर वो पैसा मेरे पास भी रहता और मैं उसको किसी को लेंड नहीं करता तो इवेंचुअली उस पैसे का कमोडिटी का, क्योंकि पैसा एक कमोडिटी है, उसका प्रोडक्टिविटी गिर जाता। तो बेटर है कि वो किसी को लेंड करे और लेंड करने पे तो एडिशनल मनी क्रिएट करे सिस्टम में और खुद के लिए और मेरे को रिटर्न करे। यही सेम चीज होता है बैंक में। बैंक अगर पैसा डिपॉजिट ले लिया, अगर वो अपने पास पैसा रख लेता है तो इट वोंट यील्ड एनीथिंग प्रोडक्टिविटी के साथ, बट इफ द बैंक लेंड्स दैट मनी किसी और को जिसको जरूरत है तो इवेंचुअली वो पैसा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के पर्पस के लिए काम आएगा। तो एक तो हो गया आरबीआई और लोगों के बीच में एक इंटरमीडिएटरी, और दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी, एक जो डिपॉजिट कर रहा है और दूसरा जो बोरो कर रहा है बैंक से। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मनी क्रिएट होता है सिस्टम में और कैसे उसका सप्लाई को आरबीआई रेगुलेट करती है। तो सबसे पहला है M1, 4 टर्म है M1 टू M4। तो हम लोग सबसे पहले M1 को देखेंगे। उसमें होता है करेंसी एंड डिपॉजिट। मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए डिपॉजिट किए एक बैंक में और आरबीआई कहता है कि आप 100 रुपए में से, बैंक को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है तो बैंक को आरबीआई बोलेगा कि 100 रुपए में से आप सिर्फ 20 रुपए डिपॉजिट अपने पास रखना चाहिए आपको और बाकी 80 रुपीज से आप टू लेंड टू सम पर्सन। तो 80 रुपीज मान लीजिए कि बैंक किस 4 लोगों को लेंड करती है एट सिमिलर इंटरेस्ट रेट, तो वो 80 रुपए जो लेंड हुआ है इवेंचुअली बैंक के पास वापस आ जाएगा विथ सम एडिशनल अमाउंट। जो ये एडिशनल अमाउंट आया है यही क्रिएट करता है मनी सिस्टम में। और दूसरा क्रिएशन कहां होता है? जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज किसी प्रोड्यूसर ने बनाए हैं वो सेल होता है मार्केट में। तो इवेंचुअली जब ये प्रोसेस बनता है तो हम लोग ये चीज देखते हैं, ये जो रिजर्व का रेट है जो आरबीआई ने तय किया है फॉर द बैंक्स, ये जितना कम होगा उतना ही लेंडिंग बढ़ पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 20% रेट सेट किया गया है तो आप 100 में से 20 रिजर्व रखेंगे और बाकी
लेंड कर देंगे। तो अगर वो 20 से घटा के 15 कर देता है तो बैंक नाउ कैन लेंड 85 रुपीज फ्रॉम दैट 100 रुपीज। 85 रुपीज अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे पाएगा बिकॉज वी हैव 5 रुपीज मोर इन द सिस्टम दैट वुड क्रिएट न्यू इंटरेस्ट इन द सिस्टम। और इस तरह से हम लोग जानेंगे कि कैसे CRR रिजर्व्स का रेट जितना कम होगा, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, यहां पे मनी मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये तो हो गया मनी क्रिएशन का मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि इस मनी जो कंटिन्यूअसली इकोनॉमिक साइकिल में क्रिएट होता जा रहा है उसको बैंक्स, स्पेसिफिकली सेंट्रल बैंक कैसे रेगुलेट करेगा। क्या उसके पास टूल होगा जो उसको रेगुलेट करेगा। इट कैन इंक्रीज द सप्लाई, इट कैन शॉर्टन द सप्लाई, और इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। तो देखते हैं क्या सारे टूल्स हैं। तो सबसे कॉमन है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो अभी हम लोगों ने देखा कि 100 में से जो रेट रहेगा उतना परसेंटेज आपको डिपॉजिट रखना है एज कैश, तो वो CRR हो गया, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद है बैंक रेट। ये वो रेट है जिसपे लेंडिंग होती है बिटवीन RBI टू द बैंक्स। जो लेंड, मैं अगर किसी दोस्त को किसी पैसे दूं किसी स्पेसिफिक रेट पे और उसको किसी और को देना है तो दैट पर्सन वुड मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो वो रेट डिटरमाइन उस बंदे के लिए वही होगा जो करस्पॉन्डिंगली जो मैंने दिए अपने फ्रेंड को जिस रेट पे पैसे। तो यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। बैंक को उसी रेट पे पैसा मिला है RBI से, तो उसी रेट के करस्पॉन्डिंग वो लेंड कर पाएगा टू इट्स कस्टमर्स। और तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI डायरेक्टली डील करता है। कैसे? पहले इन दोनों के बीच में कंपैरिजन जानेंगे CRR और बैंक रेट में। CRR और बैंक रेट कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर पे इंफ्लुएंस डालता है, बट ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बैंक्स का ज्यादा रोल नहीं होता है और कस्टमर्स का भी उतना रोल नहीं होता है। RBI सप्लाई में खुद ही रेगुलेट करती है बाय सम एक्शन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अगर सिस्टम से पैसा निकालना है, अगर RBI देखती है कि बहुत सारा सप्लाई हो चुका है मार्केट में एंड इट हैज टू रिड्यूस द सप्लाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इट वुड सेल अ स्पेसिफिक कमोडिटी दैट इज अ बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड को मार्केट में जाएगी, बोलेगी आई वांट टू मेक अ सेल ऑफ दिस बॉन्ड। तो कोई चीज बेचने के लिए वो कोई सामान बेच दे तो इट वुड अर्न सम मनी। तो बैंक जब वो सामान, RBI जब वो सामान बेचेगी तब गवर्नमेंट बॉन्ड, तो पैसा विड्रॉ करेगी, लेगी किसी इंडिविजुअल से या कॉर्पोरेशन से जो वो बॉन्ड खरीद रही है। तो जैसे ही वो सिस्टम से उतना पैसा निकाल लेगी तो उस सिस्टम में उतना पैसा, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में उतना पैसा कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन लोअर हो जाएगा। और कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि उस सिस्टम में नया पैसा इंट्रोड्यूस करना है, पुश करना है न्यू मनी, मेक कैपिटल मच मोर चीपर। तो उस सिनेरियो में अगर किसी के पास पहले से बॉन्ड रखा हुआ है तो RBI बोलेगी सेल दिस बॉन्ड टू मी एंड आई विल पे यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। उससे पैसा बैंक, सेंट्रल बैंक से सिस्टम में चला जाएगा एंड देयर विल बी सरप्लस मनी इन द सिस्टम। ये सारे टूल्स है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द सिस्टम, और इसी से इन्फ्लेशन रेगुलेट किया जाता है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मैक्रो पॉलिसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI डिसाइड करती है सेपरेटली, उसको फॉलो किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।